एक समय था कि हम लोगों को चावल खाने को नहीं मिलता था, गेहूं की रोटियां नहीं मिलती थी, सावा कोदो काकू ये सब खाते थे। बात सही है कि नहीं, जरा बताइएगा। आप लोग बड़े शांत लग रहे, कुछ रिएक्शन नहीं आ रहा है। आप लोग भी अगर नहीं बोल रहे हैं, यहाँ कोई शिक्षक नहीं है, यहाँ कोई विद्यार्थी नहीं है, लेकिन लगना ऐसा चाहिए कि आप अपने अनुभव हमको बताइए और हम सब अपने अनुभव आपके साथ बताएंगे। इस प्रकार से जब कार्यशाला चलेगी तभी ज्ञान का आदान प्रदान होता है। एक बार सभी लोग मेरे साथ नारा लगाइए, हमें पहले सब लोग को जगना है। कुछ लोग सो रहे हैं, अभी मैं बैठे बैठे देख रहा हूँ कि इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं और हमारे ही बीच में कुछ सज्जन सो रहे हैं, जो कि गलत बात है। कक्षा में पढ़ाई एक ही होती है, टीचर एक ही होता है। कुछ बच्चे टॉप कर जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। कारण क्या है? वही कि आप सुन सब रहे हैं, लेकिन उसको अंदर तक कौन ले जा रहा है? यहां से आया, यहां से निकल गया, ऐसा कौन है? तो ये सारी चीजें हैं। बोलिए जय जवान जय किसान। आवाज ही नहीं आ रही, बड़ी तेजी से लगाइए। जय जवान जय किसान, भारत माता की, भारत माता की। अब थोड़ा सा भारत माता की ऐसा होना चाहिए। और जैसे किसी को सुन रहे हैं आप लोग और वो आदमी अपनी वाणी को विराम देकर बैठ गया, ना ताली बजी ना कुछ नहीं, तो वो लगता है यार पता नहीं ये लोग ध्यान से सुन रहे हैं कि हम ही बता नहीं पाए। उत्साहवर्धन के लिए कोई नए आदमी आए, तालियों से स्वागत करिए। वाणी उनकी अच्छी लगे, फिर तालियों से स्वागत। इतनी अच्छी अच्छी बातें आई, जैविक चीजें। अब आप लोग एक थोड़ी सी हमारी छोटी सी मतलब उम्र के हिसाब से सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि एक बात सबसे कहूंगा कि मन में गांठ बांध लीजिए। पूरे खेत में ना सही, आप कमर्शियल खेती करिए, सभी लोग करिए रासायनिक खेती, लेकिन 1 एकड़ में या 1 बीघे में या 1 हेक्टेयर में, एक छोटे से भाग में जैसा आपका परिवार हो, उसमें जैविक खेती करिए। ट्रेनिंग आपको दी गई जैविक खेती के लिए। 0 बजट खेती इसलिए कहा जा रहा है कि जरा थोड़ा आप लोग 50-60 साल पहले जाइए, जब हम भी नहीं थे। उस समय क्या कीट और रोग नहीं लगते थे? उस समय कितनी दवाइयां थी? कुछ लोग आप ही के बीच में ऐसे बैठे हैं जिन्होंने यूरिया का प्रयोग सीखा होगा, पहली बार सुना होगा कि यूरिया नाम की कोई चीज आई है। आज हमको बताना पड़ रहा है कि यूरिया मत डालिए। एक दौर वो था जब बताना पड़ेगा ये यूरिया है, आप डालिए। तो आप ही लोगों ने डंडे लेकर हम लोगों को खदेड़ा था कि हम अपनी धरती माँ को दूषित नहीं करेंगे, यूरिया नहीं डालेंगे। सही है या गलत? बताते चलिए सभी लोग। तो यूरिया डालना क्यों पड़ा? हमारे भारत की जो जनसंख्या थी वो पहले कम थी और जो कृषि का क्षेत्रफल था वो भी वैसे ही था। अब धीरे धीरे क्या हुआ? जनसंख्या बढ़ी, निर्वनीकरण बढ़ा, जो खेत थे उसमें प्लाट बन गए, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई और खाद्यान्न हमारा क्या होता गया? कम होता गया। तो खाद्यान्न आएगा कहां से? फिर 1965 और 66 में हरित क्रांति आई। डॉक्टर एम स्वामीनाथन जी थे, जिनको जनक भी कहा जाता है हरित क्रांति का। आई कैसे? उन्नत किस्म के बीज मंगाए गए, हाइब्रिड या संकर किस्म की वहीं से उत्पत्ति हुई। वहां से लरमा रोजो सोनारा 64 वैरायटियां आयात की गई कि जो हमारी देसी वैरायटियां हैं, इनके साथ साथ अगर हम इसको भी लगाएंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जनसंख्या है, उसकी भरण पोषण की पूरा कार्य हम आसानी से निभा सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने कि देखा कि भाई दाल चावल रोटी सब्जी मिल रहा है और कहीं देखा कि भाई खीर आ गई है, तो हमने क्या किया? दाल चावल को साइड में रखा, पूरा खीर खा लिए। अब खीर में इतना केसर पड़ा था कि पेट गर्म हो गया। अब हम दौड़ रहे हैं डॉक्टर के पास चले गए। ऐसा हुआ कि नहीं, ये बताइए। हम लोगों ने यूरिया रात्रि में, जैसे हम लोगों ने मना कर दिया यूरिया नहीं डालेंगे, गोबर की खाद पड़ती है, हरी खाद पड़ती है, आलू के अवशेष जो होते हैं उसको हम मिट्टी में दबा देते हैं, हमारी बढ़िया फसल। और खेत का कलर भी बादामी भूरे कलर का था, आज देखिए तो सफेद खेत दिख रहे हैं।
मैं अपने बचपने की बात बता रहा हूँ, खेत का कलर दूसरा था, आज दूसरा है। आप लोग तो हमसे बहुत बुजुर्ग हैं। क्यों हुआ कि जब उनको बताया गया कि यूरिया आई है, इसको डालने से पैदावार में वृद्धि होती है। लेकिन कहाँ, जहाँ पे उत्पादकता में कमी है, जहाँ की मिट्टी की उर्वरता में कमी है, वहां के लिए था। हमने क्या किया, उनके यहाँ एक बोरी पड़ी है, हम 2 बोरी डाले ना। हमें पता है कि हमारे खेत में उपजाऊपन कैसा है, उनके में कैसा है। बस हम लोग क्या करेंगे, कंपटीशन की भावना से करने लगे। कंपटीशन करिए, इसमें करिए कि हम अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए हम क्या सुरक्षा दे रहे हैं। पराली की बात आती है, कहते हैं खेत मेरा पराली मेरी। गवर्नमेंट का क्या जा रहा है? गवर्नमेंट का नहीं जा रहा है, वो हमारा आपका ही जा रहा है, हमारे राष्ट्र का जा रहा है। धरती को माँ कहा जाता है। पराली आप जब जलाते हैं, इतना शासन भी सख्त हो गया है, इसको दंड की श्रेणी में भी रख दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और हरित प्राधिकरण के द्वारा इसको दंड की श्रेणी में रखा गया है। फिर भी हम लोग बाज नहीं आ रहे हैं, पराली में आग लगा रहे हैं। FIR दर्ज हो रही है, कंबाइनें सीज हो रही है, थाने में खड़ी हो रही है, फिर भी हम पराली जला रहे हैं। हम लोगों को कष्ट होता है आपका नाम देते हुए जिनके खेत में पराली जली है, लेकिन देनी है। क्यों? क्योंकि नहीं देंगे तो मेरी कार्य क्षमता को प्रभावित करेगा, मेरे ऊपर कार्रवाई होगी कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों? राजा होता है, कुछ नियम कानून होते हैं, मंत्री होते हैं, नियम कानून क्यों बनाए जाते हैं? हमें स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये थोड़ी है कि हम जिसको चाहे एक थप्पड़ मारते हैं। गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता का सही अर्थ तब तक नहीं निकलता है जब तक उसमें कोई अनुशासन या अनुबंध शामिल नहीं किया जाता है। स्वतंत्रता है, लेकिन जियो और जीने दो। ये नहीं कि हम स्वतंत्र हैं, किसी को भी गोली मार देंगे, वो नियम कानून के दायरे में है। तो ये पराली जलाने वाला कार्य जो है, ये दंड की श्रेणी में आ गया है। इससे सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे शांति ब्लॉक में एक भी घटना ना आए तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। कारण, उसका कारण भी बताऊंगा। कुछ लोग जैसे गुस्से में हो जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं, हमारे कर्मचारी जाते हैं, उनको भी बुरा भला कहते हैं, गवर्नमेंट को भी गालियां देते हैं, लेकिन ये बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी जो भी हो रहा है वो हमारे फायदे के लिए हो रहा है, समझना चाहिए उसको। क्यों? जैसे धरती है, वायुमंडल है, प्रकाश है, हवा है, ये हमारी थोड़ी है। खेत जो आप कृषि कर रहे हैं हमारा थोड़ी है, ये कल किसी और का था, आज आपका है, आने वाले समय में किसी और का होगा। हमारा कर्तव्य क्या है कि जैसा हमें मिला है उससे उत्कृष्ट लेवल का हम आगे आने वाली पीढ़ी को दें, या तो इसी कंडीशन में ही उसको दें, ना कि इसको छीन करके दें। आप धरती में पोषक तत्व होते हैं, धरती को माँ कहा जाता है। किसी माँ के अगर 3 बेटे हैं, एक बहुत बुद्धिमान है, एक मूर्ख है और एक पागल है, क्या वो बुद्धिमान वाले को ही खाना देगी, सब और सबको नहीं देगी? सेम कंडीशन हमारी धरती माँ की है। उनको नहीं पता है कि ये पौधा आपने लगाया है, कि डॉक्टर साहब ने लगाया, कि हमने लगाया, कि चाचा जी ने लगाया, या अपने आप उगाया है, कि घास है, क्या है। वो सभी को देती है पोषक तत्व। पेड़ों के, ये खेत के किनारे या सड़कों के किनारे जो खरपतवार पेड़ पौधे उगते हैं, कोई पानी देने जाता है, लेकिन अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि धरती माँ सबको बराबर देती है। और किसान भाइयों, हमारे पौधों को अपना जीवन यापन करने के लिए और उत्पादन करने के लिए कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें कुछ प्राइमरी पोषक तत्व होते हैं, कुछ सेकेंडरी होते हैं, माइक्रो और माइक्रो। ठीक है, उसमें कैल्शियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं, कैल्शियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपको वायुमंडल से, तापक्रम से, वर्षा से मिल जाता है। फिर आते हैं मेजर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जो आप यूरिया, DAP और पोटास वगैरह से देते हैं। फिर सेकेंडरी एलिमेंट्स कुछ आ जाते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। सल्फर जैसे तिलहन में तेल बढ़ाता है, और तेल में अगर सल्फर की मात्रा कम है तो हमारे दिमाग की वृद्धि सही नहीं होगी। सल्फर तिलहन में बढ़िया डाले हैं सरसों में, तो तेल की प्रतिशत देख लीजिएगा ज्यादा होगा। ठीक है, कैल्शियम, चाहे बच्चा हो, चाहे हम लोग हो, चाहे पौधे हो, कैल्शियम उसकी कोशिकाओं को दृढ़ता प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है, फसलों को गिरने से बचाता है। फिर आते हैं माइक्रो, जैसे खाने
साथ साथ, दाल चावल के साथ साथ अचार, सलाद, मीठा, रायता, ये सब रख दिया जाता है। वैसे ही पौधों के जो ये छोटे तत्व हैं वो आपके फेरस, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, निकेल, ये सारी चीजें आती हैं। इस प्रकार से 17 पोषक तत्व होते हैं। अब ईमानदारी से बताइए 17 में कितने आपको देने पड़ते हैं? यूरिया, डीएपी, पोटास, इसके अलावा कोई देता है? कुछ लोग देते हैं जिंक, कुछ लोग देते हैं सल्फर, बाकी देते हैं। तो ये पोषक तत्व कहां से आए? बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरा एक चीज बता रहा हूं। ये पोषक तत्व बाकी कहां से आते हैं? बोलिए भाई। जमीन से आते हैं, धरती मैया से आते हैं। तो जब 17 पोषक तत्व उसने अपनी कोख से निचोड़ कर हमारे पौधे में डाल दिया, तो हमें हक है उसको जलाकर वायुमंडल में भेज देने का? जवाब दीजिए, हाँ से ही बताइए, हाँ नहीं? कोई हक नहीं है ना, क्योंकि वायुमंडल से उसको वापस लाना किसी की बस की बात नहीं है। अभी दलहन की बात हो रही थी। हमारे जो दलहन की फसलें होती हैं, बहुत अच्छी भैया ने भी बात बताई थी कि सहफसली खेती करिए। एक दलहन ही है जिसकी जड़ों में देखा होगा आप लोगों ने, गांठें पाई जाती हैं, नोड्यूल्स होते हैं ना, उसमें राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, सूक्ष्म जीवाणु। वो राइजोबियम क्या करता है, जैसे यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है, हमने 100 किलो यूरिया डाली तो उस खेत में 46 किलो ही मिलेगी। बाकी क्या बताया था चाचा ने? ध्यान दिया तक नहीं आप लोगों ने? मैं सुन रहा था बैठ के। चाचा ने क्या बताया था? बाकी चीजें जम जाती हैं। यूरिया की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। क्षारीय मतलब ऊसर, उसका पीएच मान ज्यादा होता है, और जिन धरती का पीएच मान 7.5 से अधिक होता है वो क्षारीय में बदल जाती है। यूरिया क्या करती है? खेत को क्षारीय कर देती है, ऊसर बना देती है। और हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। कितनी? 78%, थोड़ी बहुत नहीं है। तो जब 78% वायुमंडल में है तो हमारे धरती पर मिल जाए तो कितनी बढ़िया बात होगी। हमने आपने बाद में सोचा कि यूरिया के माध्यम से दें। हमारी प्रकृति ने, हमारी धरती मैया ने पहले ही एक अवतार बना दिया, दलहन। दलहन में जो राइजोबियम होते हैं उस वायुमंडल के 78% नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके हमारे पौधों की जड़ों में उत्पन्न कराते हैं। तभी दलहन में देखा होगा कभी यूरिया डालने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है। और साथ ही साथ जिस खेत में दलहन होती है उसके बाद वाली फसल को उसका फायदा मिलता है, बहुत गजब की फसल होती है। सही है या गलत? अब जब हमारे 17 पोषक तत्व पेड़ पौधे में आ गए तो हमने दाना निकाल लिया, बाकी का क्या किया? हमने जला दिया। अब जलाने से क्या होता है, ध्यान दीजिए। ईंट देखी है आप लोग? इसका बुरादा बनाकर अगर आप लोग खेती करेंगे फसल हो पाएगी? तो जब हमारी धरती की पपड़ी पर जब हम लोग पराली जलाते हैं तो वो भी तो पकती है। और जो हम लोग यूरिया डालते हैं खेत में, पौधे के किसी ने देखा है कि 32 दांत हो, जीभ हो या गला हो, खा लेता हो यूरिया? देखा है किसी ने? ये सब क्या है? ये अंदर ही अंदर एक प्रक्रिया चलती है। विज्ञान भले ही बहुत आगे निकल गया है लेकिन प्रकृति से आगे कभी नहीं जा पाएगा। उसको पता है कि यूरिया जब पड़ेगी अमोनिकल फॉर्म में तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर नाम के एक बैक्टीरिया और होते हैं मिट्टी में, जिसको हम लोग जलाकर खत्म करते हैं। नाइट्रोसोमोनास अमोनिकल फॉर्म से उसको नाइट्राइट फॉर्म में बदलती है और नाइट्रोसोमोनास के बाद नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया उसको नाइट्रेट फॉर्म में बदलती है। तब वो पौधों की जड़ों से जाकर तब यूरिया पौधे को प्राप्त होती है, तब नाइट्रोजन मिलता है। इतनी प्रक्रिया होती है और ये प्रक्रिया हम आप करते हैं, यूरिया डालकर भूल जाते हैं। ये छोटे छोटे जीवाणु ही करते हैं और ये छोटे छोटे जीवाणु हमारी धरती से गायब हो रहे हैं। क्यों? पराली जलाओगे तो जलेंगे, यूरिया डालोगे, बायोपेस्टिसाइड ना डाल के आप लोग जहरीली खरपतवारनाशक कीटनाशक डालोगे, प्रभाव पड़ेगा। मेरा गांव है, या अपना घर सोसाइटी है डॉक्टर साहब की, बाउंड्री पर हमने करंट लगा दिया, इसमें कोई आए नहीं। करंट लगा, हमने किसी को बताया नहीं। आप लोग आते क्या जिंदा बच पाते? जो हम लोग अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं केमिकल का, रसायन का, हमें पता है कि वो हमारे मित्र कीट को मार रहे हैं या शत्रु कीट को। आज से 50 साल 100 साल पहले जो हमारी फसलों में कीट और रोग लगते थे, स्वतः नहीं होते। भैया सोइए नहीं आगे बैठ के, हम सबको देख रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे सुनिए, ऐसा नहीं सुनना है।
समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग बोलिए। तो सोए कैसे? सोइए मत भाई। बगल वाला भी फिर हमको भी अच्छा नहीं लगता है, मैं हुआ हूँ क्या, ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो पराली जलाई थी रात में, नींद कैसे आ रही भाई? हमें लग रहा है कि दिन में सोचते हैं नहीं, अच्छा एक चीज और है, आदमी सोचता है दिन में न जला और रात में जला लो, कांड कर लो, सुबह जोत लो, काम खत्म। भूल जाइए, सैटेलाइट से कैचिंग हो रही है, हम लोगों के मोबाइल पे जीपीएस आ जाता है, कितने अच्छा पराली। डेली दो वाले लोग हैं, रात में 12 बजे तक इनका नहीं वो सब वो देखे हैं, हम देखे हैं, इसलिए रात में सो नहीं पाते। हाँ, तो पराली रात